आज हम बात करेंगे 1999 के एक ऐसे केस की जिसकी फाइलें तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन जो आज भी लोगों के जहन में एक अनसुलझी पहेली बनकर जिंदा है। ये कहानी है शिल्पी और गौतम की। साल था 1999। शहर था पटना। 3 जुलाई की रात एक विधायक के बंगले के गैराज में खड़ी मारुति जेन कार से 2 लाशें मिलती हैं, एक लड़के की, एक लड़की की। इस एक खबर ने पूरे बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया था। पुलिस ने पहली नजर में ही कह दिया ये तो सुसाइड है। लेकिन क्या वाकई ये इतना सीधा मामला था या फिर ये एक बड़े और भयानक सच पर पर्दा डालने की कोशिश थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 3 जुलाई की उस रात को जब पुलिस को वो कार मिली तो अंदर का मंजर कैसा था और उस मंजर ने कहानी की दिशा कैसे तय की? मरने वालों की पहचान हुई शिल्पी जैन और गौतम सिंह के तौर पर। दोनों एक विधायक के गराज में खड़ी कार में थे। अब जो हालत थी लाशों की, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही थी। गौतम के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और शिल्पी ने सिर्फ गौतम की टी-शर्ट पहन रखी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, शिल्पी के शरीर पर जूतों से पीटे जाने के निशान थे। अब आप ही सोचिए, क्या कोई ऐसे सुसाइड करता है? अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये शिल्पी और गौतम थे कौन, क्योंकि इनकी पहचान ही इस केस का सबसे बड़ा और उलझा हुआ पहलू है। शिल्पी जैन 23 साल की मिस पटना रह चुकी थीं और शहर के एक नामी बिजनेसमैन की बेटी थीं। वहीं गौतम सिंह, जिनके पिता डॉक्टर थे और लंदन में रहते थे, लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। खुद गौतम मुख्यमंत्री के भाई साधु यादव का बिजनेस पार्टनर था। मतलब दोनों ही शहर के बहुत पावरफुल परिवारों से थे। ये कनेक्शन बहुत अहम है। गौतम साधु यादव के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चला रहा था और साधु यादव उस वक्त कहने को तो सिर्फ एक विधायक थे, लेकिन माना जाता था कि बिहार में असली पावर उन्हीं के हाथ में थी। तो जैसे ये खबर फैली, 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। एक थी पुलिस की आधिकारिक कहानी और दूसरी वो जो पटना की गलियों में लोगों की जुबान पर थी। सरकारी कहानी ये थी कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, सिंपल। लेकिन लोग कुछ और ही कह रहे थे। लोगों का मानना था कि ये सुसाइड नहीं, बल्कि अपहरण, गैंग रेप और फिर डबल मर्डर का मामला है, जिसे बड़ी चालाकी से छुपाया जा रहा है। अफवाहों की माने तो 2 जुलाई की सुबह शिल्पी को धोखे से वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया। ये गेस्ट हाउस नेताओं के ऐशो आराम का अड्डा माना जाता था। गौतम को जैसे ही पता चला, वो उसे बचाने भागा। कहा जाता है कि वहां उसकी बुरी तरह पिटाई की गई, शिल्पी के साथ दरिंदगी हुई और फिर दोनों को मार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मर्डर था तो सच को दबाया कैसे गया? और यहीं से जांच पर गंभीर सवाल उठने शुरू होते हैं। देखिए कैसे एक एक करके सबूतों को मिटाया गया। एक पुलिस वाले ने खुद कार चलाकर थाने पहुंचा दी, जिससे सारे फिंगरप्रिंट्स खराब हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं थी कि पुलिस ने ऐलान कर दिया कि मौत जहरीली गैस से हुई है। और तो और, गौतम के परिवार की इजाजत के बिना ही उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जब जनता का गुस्सा बढ़ा, हंगामा हुआ, तब जाकर बिहार सरकार ने ये केस भारत की टॉप एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया। लोगों को लगा कि अब सच सामने आएगा। सीबीआई ने शिल्पी के वजाइनल फ्लूइड को जांच के लिए हैदराबाद की फोरेंसिक लैब भेजा और वहां से जो रिपोर्ट आई, उसने तो जैसे भूचाल ही ला दिया। रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि सैंपल में 1 से ज्यादा लोगों का सीमेन मौजूद है। ये गैंग रेप की तरफ सीधा सीधा इशारा था। इस रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने मुख्य संदिग्ध साधु यादव से डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल मांगा, लेकिन साधु यादव ने साफ मना कर दिया। और सबसे अजीब बात, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने उसे मजबूर करने के लिए कुछ नहीं किया। मामला वहीं दब गया। तो सीबीआई ने उस फोरेंसिक रिपोर्ट का किया क्या? आप यकीन नहीं करेंगे। अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने लिखा कि हैदराबाद लैब से गलती हुई है। वो जिसे सीमेन समझ रहे हैं, वो असल में पसीना था। पूरे 4 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई भी उसी नतीजे पर पहुंची, जिस पर पटना पुलिस लाश मिलने के कुछ ही घंटों में पहुंच गई थी, कि ये एक सुसाइड का केस है। और केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो केस तो बंद हो गया, लेकिन पीछे छूट गए कुछ ऐसे सवाल जो 2 दशक बाद भी जवाब मांग रहे हैं, और ये सवाल ही इस केस को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल, अगर ये सुसाइड था तो उन्होंने कपड़े क्यों उतारे थे?
और शिल्पी के शरीर पे वो जूतों के निशान कैसे आए? क्या कोई इस हालत में आत्महत्या करता है? ये भी एक बहुत बड़ा राज है कि पुलिस को उस गैरेज में खड़ी कार के बारे में बताया किसने। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कि पुलिस के पहुंचने के फौरन बाद ही मुख्य संदिग्ध साधु यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर कैसे पहुंच गए। एक उम्मीद की किरण तब जगी जब शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने हिम्मत दिखाकर केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी की। लेकिन तभी 2006 में उन्हें घर के बाहर से किडनैप कर लिया गया। 2 दिन बाद वो लौट तो आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंसाफ की लड़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ऐसा क्या हुआ था उन 2 दिनों में? और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल कि एक ऐसा केस जिसमें इतने सारे झोल थे, इतने सारे अनसुलझे पहलू थे, उसमें सच को खोजने की ईमानदारी से कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सवाल सिर्फ शिल्पी और गौतम के परिवार के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के लिए है।